tumultuous time. Tumultuous का मतलब होता है काफ़ी डिस्टर्बिंग, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था लोगों में, क्योंकि जब हम जानते हैं पार्टीशन हुआ था तो कितना वायलेंस हो रहा था, कितने रायट्स हो रहे थे. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने का दौर रहा है, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कुछ हो रहा था कंट्री में, स्टेबल नहीं था, और बहुत अप्स एंड डाउन्स एंड वायलेंस एंड रायट्स एंड ग्रीफ रेफ्यूजीज एंड लैक्स ऑफ पीपल जो है वो मूव कर रहे हैं अक्रॉस की बॉर्डर से आ रहे हैं. एंड हिंदू मुस्लिम्स एंड कास्ट एंड स्पेकुलेशन था लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कि क्या होगा, कैसे होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रिपेयर होगा, उसमें किन लोगों को जस्टिस मिलेगा, क्या सभी लोगों की जो राइट्स है, जो डिमांड्स है वो आ पाएंगी कि नहीं. तो काफ़ी कुछ हो रहा था इस टाइम में. लेकिन होप था लोगों के बीच में कि हमारे उस टाइम पे जो लीडर्स थे हमारे साथ, जवाहरलाल नेहरू जी या फिर गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ये जो लीडर्स थे, इन लीडर्स में लोगों का काफ़ी विश्वास था. तो था लोगों को कि ये लीडर्स जो थे, दे विड डू राइट बाय देम, उनके साथ गलत नहीं होने देंगे और उनकी डिमांड्स को वो लोग फुलफिल करेंगे. बट डिसअपॉइंटमेंट का टाइम भी बहुत था, क्योंकि जैसे हमने स्पेकुलेट करा था कि हमारा पार्टीशन जितनी स्मूथली हमने सोचा था होगा या वैसे नहीं हुआ, तो डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन होप भी था लोगों के मन में. 15 अगस्त 1947 को हम जानते हैं कि इंडिया को फ्रीडम मिल गई, पार्टीशन हुआ, और बहुत कुछ इसके साथ हुआ. वेरी रिसेंटली 5 years पहले हमने क्विट इंडिया मूवमेंट जैसा एक बहुत बड़ा स्ट्रगल लड़ा था अगेंस्ट द ब्रिटिश, विच वॉज अ वेरी वेरी वाइड स्प्रेड एंड पॉपुलर मूवमेंट. और सुभाष चंद्र बोस की तरफ से ये थी कि वो लोग आर्म्ड स्ट्रगल के थ्रू, वायलेंस के थ्रू, मिलिट्री एक्शन के थ्रू एंड टेकिंग द हेल्प ऑफ फॉरेन कंट्रीज, उसके थ्रू ब्रिटिशर्स से हमें फ्रीडम मिले. इधर गांधी जी जो थे वो हर तरीके से नॉन वायलेंस को दूर रखकर थ्रू दी स्ट्रगल्स एंड सत्याग्रह वो चाहते थे कि ब्रिटिश से फ्रीडम मिले. मतलब कहीं ना कहीं एक फीलिंग थी कि हमें अब स्वराज चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए. मीन्स अलग अलग थे लोगों के कि किस तरीके से वो हमें मिले. और ये हुआ था, एक बहुत ही पॉपुलर सिंपैथी वाला एक टॉपिक था कि रॉयल इंडियन नेवी जो थी बॉम्बे की, उसकी रेटिंग्स में बहुत राइज हुआ था और 1946 में. तो ये जो था, मतलब उसकी रेटिंग्स में इतनी जो राइज हुआ था रॉयल इंडियन नेवी के जो बॉम्बे में थी, उस वजह से काफ़ी सिंपैथी गेन किया रॉयल इंडियन नेवी ने. और 1940s के बाद से बहुत मास प्रोटेस्ट हुए, वर्कर्स के, पेजेंट्स के, बहुत सारी चीज़ें कंट्री में जो थी वो चल रही थी. ठीक है. एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर जो था वो था हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी. दो हम चीज़ें अलग अलग देखने को हमें मिल रही थी कि एक तरफ तो हमें कॉमन पीपल के अमंग्स हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी तो देखने को मिल रही थी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें तो उसमें जो थी हिंदूज एंड मुस्लिम्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपस में लड़ रहे थे. अब हिंदू की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, तो हम हिंदू के एक रिप्रेजेंटेशन में पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं कांग्रेस. तो कॉमन ग्राउंड पे कॉमन लोगों के मन में जो सिटीजनरी थी पूरी कंट्री की, उनमें तो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी हमें बहुत देखने को मिली. जब क्विट इंडिया मूवमेंट भी हुआ 1942 में, तब भी हिंदूज एंड मुस्लिम ने साथ मिलकर स्ट्रगल करा. लेकिन धीरे धीरे करके कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग में एक स्प्लिट बनती जा रही थी. तो कांग्रेस मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं हिंदूज के रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मुस्लिम लीग मतलब मुस्लिम. देखिए ऐसा नहीं कि कांग्रेस में कोई भी मुस्लिम्स नहीं थे, सिर्फ हिंदूज थे, नहीं. कांग्रेस इस टाइम की जब हम बात करते हैं 1947, 1942, मतलब इस टाइम का जो कांग्रेस था वो एक्चुअली एक हब था. उसमें हमें हर आइडियोलॉजी के लोग मिल जाएंगे. उसमें सोशलिस्ट थे, कैपिटलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, कंजर्वेटिव्स थे, मुस्लिम्स थे, हिंदूज थे, अपर कास्ट थे, लोअर कास्ट थे. तो उसमें हमें सभी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल का कंसाइलेशन हमें कांग्रेस में मिल जाएगा. तो कांग्रेस उस वक्त बहुत पॉपुलर थी. इसका एक रीज़न हमने जैसे पॉल साइंस में भी पढ़ा है, क्योंकि कांग्रेस में इतने सारे लोग थे और वो उनके बीच में डिफरेंसेस थे, लेकिन वो डिफरेंसेस पार्टी में रह के वो लोग सॉल्व करते थे. एक मीडिएशन होता था
डिफरेंट एंड एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज के बीच में। तो इसीलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में स्प्लिट जो था वो बढ़ता जा रहा था, और वो लोग बहुत ट्राई कर रहे थे लेकिन कोई भी एक उस पे नहीं आ पा रहे थे, डिसीजन पे, एक स्टैंड पे नहीं आ पा रहे थे। उनका कंसाइलेशन जो था वो रिपीटेडली फेल होते जा रहा था। ठीक है, अब द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स जो 1946 के अगस्त में हुई थी, इसके बाद से तो बहुत राइट्स शुरू हो गए। ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स अगस्त 9, और इसके बाद से वायलेंस जो है वो नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया में वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मैसेकर्स होने लगे, लार्ज नंबर्स में, बहुत मर्डर्स, वायलेंस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, और ये वो टाइम था जबकि पार्टीशन अनाउंस किया गया था, कि जब लोगों को रियलाइज़ होने लगा कि अब ऐसी हमारी फीलिंग्स बढ़ रही है कि इंडिया का पार्टीशन होना चाहिए बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, एक रिलीजन के बेसिस पे पार्टीशन होना चाहिए। तो 15 अगस्त 1947 जब हमारा इंडिपेंडेंस था, तब लोग एब्सोल्युटली हैप्पी, एक आउटबर्स्ट था जॉय का, होप का, एक नए फ्यूचर की तरफ देख रहे थे कि नाउ इंडिया विल मूव टूवर्ड्स इट्स ग्रेटेस्ट ऑफ हाइट्स, एंड एक नया, एक तरीके से रिबॉर्न हुआ है इंडिया, ऑल दोज काइंड ऑफ इमोशंस थे। लेकिन उसी टाइम पे मुस्लिम्स, हिंदूज एंड सिख्स एंड पंजाबीज एंड इन सभी के बीच में हमें काफ़ी रायट्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही एक बहुत ही वीक टाइम था इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत रायट्स हो रहे थे, बहुत वायलेंस हो रहा था। तो खुश तो थे बहुत लोग कि हमें इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन उसी के साथ दुख बहुत था कि पार्टीशन हो रहा है। तो पार्टीशन का जो ग्रीफ है वो उस सुख के साथ ही था। यहाँ पर क्विकली हम ये इमेज देख लेते हैं। इमेजेस ऑफ डेसोलेशन एंड डिस्ट्रक्शन कंटिन्यू टू हॉन्ट मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ये हम सभी को पता है कि पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ था। बहुत सारी मूवीज इसके ऊपर बेस्ड है, बनी हुई है, बहुत सारे शोज हैं हम जो जाकर देख सकते हैं। सो इट वाज लाइक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था। ये इमेज भी देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट मिडनाइट ऑन 14 अगस्त 1947। देखिए, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को होता है, और हम लोग इंडियंस हमारा इंडिपेंडेंस डे जो है वो 14-15 अगस्त की मिडनाइट को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये है कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को है, एंड हमारा 15 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी दिन 14 अगस्त की नाइट को ही नेहरू जी ने अपनी फेमस ये स्पीच दी थी, लॉन्ग years ago we made a tryst with destiny and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure but very substantially. At the stroke of the midnight hour when the world sleeps, India will awake to life and freedom. बहुत ही अच्छी स्पीच थी, आप नेट पर जाकर इस पूरी स्पीच को पढ़ सकते हैं। It was really awakening and it was really टचिंग वर्ड्स थे स्पीच में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दोनों साइड पे बहुत वायलेंस हुआ था, चाहे वो औरतों पर हो, बच्चों पर हो, ऑपोजिट कम्युनिटी हो, जहाँ पर भी जिस एरिया में जिस रिलीजन की माइनॉरिटी थी वहाँ पे बहुत वायलेंस हुआ है। बहुत सारे रेफ्यूजीज जो थे वो मूव कर रहे थे पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, हिंदू, सिख्स, पंजाब का डिवीज़न हुआ, बंगाल का डिवीज़न हुआ, और रास्ते में ट्रेन्स, अगर आप इमेजेस देखेंगे तो ट्रेन्स भर भर के वो बॉर्डर्स क्रॉस कर रही हैं, बसेस भर के बॉर्डर्स क्रॉस कर रही हैं। तो इट वाज अ वेरी tumultuous टाइम एज करेक्टली डिस्क्राइब। और एक और प्रॉब्लम ये थी प्रिंसली स्टेट्स की पार्टीशन के वक्त। तो पार्टीशन के वक्त ये माइनॉरिटीज़ या रिलीजियस ग्रुप्स की प्रॉब्लम तो थी, साथ ही और प्रॉब्लम थी प्रिंसली स्टेट्स की। अब देखिए हुआ क्या था कि जब ब्रिटिश राज का टाइम था तो 1/3 ऑफ द एरिया पूरे इंडिया का जो था वो अंडर द कंट्रोल ऑफ नवाब्स और महाराजास था। जो उनका कंट्रोल ऐसा था कि 1/3 एरिया पूरा उनके कंट्रोल में था, मतलब पूरे इंडिया के, और बाकी जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। तो ऐसा था कि उन्होंने अपना एलिजियंस दिया था ब्रिटिश क्राउन को। इसका मतलब उन्होंने माना था कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फ्री टू रूल है, वो जिस तरीके से रूल करना चाहे या मिस रूल करना चाहे, उनकी पॉलिसीज बनाए, एक्सप्लॉइट करे, उसको डेवलप करे, वो टोटली उन नवाब्स के ऊपर या राजास के ऊपर या महाराजास के ऊपर था। लेकिन उन्हें एक चीज सुप्रीमेसी माननी पड़ेगी कि दे आर अंडर द ब्रिटिश क्राउन, मतलब सुप्रीम में टॉप पे ब्रिटिश क्राउन है एंड दे आर वर्किंग अंडर
द ब्रिटिश क्राउन। तो भले ही वो किसी भी टाइप से रूल करे, कैसे भी, दे वर फ्री टू डू दैट, लेकिन ब्रिटिश क्राउन को एलिजेंस उनको देना था। अब हुआ ये कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा तो उन्होंने ये सारी प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दे दिया कि यू हैव द ऑप्शन, आप चाहे तो इंडिया के साथ मर्ज हो जाए, आप चाहे तो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाए, और इफ़ यू वांट यू कैन बी इंडिपेंडेंट। ओके, यू कैन फॉर्म योर ओन इंडिपेंडेंट नेशन, कंट्री, जो भी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, हम जानते हैं कि उनका कितना बड़ा हाथ था सभी प्रिंसली स्टेट्स को एक करने में। वरना आज भारत के नक्शा जो होता उसमें से छेद होते बीच बीच में से, क्योंकि कोई एक हैदराबाद आज़ाद होना चाहता था, कश्मीर आज़ाद होना चाहता था, जूनागढ़ जो था वो भी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था। तो पूरे हमारे नक्शे में ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं जो आज हम एक यूनाइटेड मैप इंडिया का देखते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी उस वक्त, बहुत मनाना पड़ा प्रिंसली स्टेट्स को, बहुत ही मुश्किल से उनको करना पड़ा। कुछ तो थे जो वो मान गए थे। कई बार ऐसा हुआ था कि प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग हैं वो तो इंडिया से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उनके जो नवाब्स हैं, उनके जो रूलर्स हैं, वो इंडिया से नहीं मिलना चाहते थे। तो ये भी प्रॉब्लम थी। अब लोग कर नहीं सकते थे कुछ, क्योंकि जो भी था एंड में तो वो रूलर के हाथ में था। तो इट वॉज अ टाइम जब बहुत ही अनसर्टनिटीज थे लोगों के मन में कि क्या होने वाला है आगे। स्ट्रगल कर रहे थे लोग, डेवलपमेंट की तरफ देख रहे थे कि डेवलप होगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिस बैकग्राउंड में मिली, वो बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल था, काफ़ी कुछ हैपनिंग था उस बैकग्राउंड में। उसके बाद उन सब चीज़ों को ना अफेक्ट करते हुए उन्होंने बहुत ही रिलीजियसली अपनी ड्यूटी को फॉलो करा और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करा काफ़ी डिबेट्स के बाद, डिस्कशंस के बाद, एंड आज एक इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया है जिससे आज तक भी कोई भी मेजर ग्रुप ने मेजर चैलेंज नहीं किया है। तो छोटे मोटे अमेंडमेंट्स ज़रूर हुए, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो आज तक चेंज नहीं हुआ है, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। ओके, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे वो इलेक्ट नहीं किए गए थे यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के फ्रेंचाइज के बेसिस पर। ऐसा नहीं था कि हर सिटीजन जो है इंडिया का वो वोट कर रहा है कि कि आप मेंबर होंगे, नहीं। हुआ था कि था रिप्रेजेंटेशन पूरी कंट्री का ही एक तरीके से। कैसे? देखिए, विंटर ऑफ 1945-46 में प्रोविंशियल इलेक्शंस में इंडिया में हुए थे, जिससे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चूज की थी। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स मतलब जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, यूनाइटेड प्रोविंसेस थे जो ब्रिटिशर्स के अंडर थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके जितने भी रूलर्स थे, उन्होंने मिलके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया था। तो ऑफ कोर्स डाइवर्स तो बहुत था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं नवाब्स थे, प्रिंसली अलग अलग कश्मीर की प्रिंसली स्टेट था, हैदराबाद था, जूनागढ़ था, भोपाल था, ये सब प्रिंसली स्टेट्स थे। अलग अलग एरियाज थे, राजस्थान में जयपुर, जोधपुर के महाराज थे, राजपूत किंग्स थे, नॉर्थ ईस्ट साइड में जो थे वो किंग्स थे, राजाज थे। तो कहने का मतलब है कि जब इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया तो ये बात तो थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैक्सिमम सेक्शन ऑफ लोगों का रिप्रेजेंटेशन ज़रूर था। लेकिन एक चीज़ थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो कांग्रेस पार्टी को उसने डोमिनेट किया था। क्यों? क्योंकि प्रोविंशियल इलेक्शंस जो हुए थे 1945-46 में, उसमें 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस पे कांग्रेस आ गई थी, वो जीत चुकी थी। तो ऑफ कोर्स जब लेजिस्लेचर्स ही, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ही कांग्रेस वाले, तो वो लोग उन्होंने इन टर्न इलेक्ट भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कांग्रेस पर्सन्स को ही करा। तो ये था कि कांग्रेस का एक डोमिनेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, बट इट वाज अगेन नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि हमने पता है कि कांग्रेस में भी मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल था। कांग्रेस उस टाइम पर, जो हम जिस 1940s 1950s की कांग्रेस की बात करें, उसमें हर सेक्शन ऑफ पीपल के लोग थे। डेमोक्रेट्स थे, सोशलिस्ट थे, कंजर्वेटिव्स थे, लिबरल्स थे, कैपिटलिस्ट थे, अपर हिंदू कास्ट के लोग थे, मुस्लिम्स थे,